मेजर साहब, मैं आपसे बीते दिनों अरब सागर में हुई घटना के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानना चाहूँगा। कौन से वो ड्रोन्स थे जो ईरान के थे जिसको अमेरिका ने मार गिराया, और अमेरिका ने अपने किन हथियारों का प्रयोग किया है ड्रोन को मार गिराने में? देखिए, इनमें जैसे मैं पहले बता रहा था कि इनके पास जो रिकॉनेसेंस वाले ड्रोन है वो है अबबील, जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर। उसके बाद आता है इनके यासिर, और उसके बाद आता है इनके हदोद। तो और फिर इनके 2000 किलोमीटर रेंज के है शाहिद या फिर सिमरोग। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिमरोग ड्रोन है, जो कि अमेरिका का ही RQ-170 का रिवर्स इंजीनियर्ड है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है, और इसमें रॉकेट प्रोपल्शन वाले इंजन के फीचर है, और ये काफी तेज उड़ता है और काफी छोटा है साइज में। तो इसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है इसे इंटरसेप्ट करने के लिए। तो देखें, एक चीज तो जायज है कि अमेरिका ने जो ये इंटरसेप्ट किया है, ये एक मैसेज है कि इनके ड्रोन्स आर मतलब रेडार पे दिख देख सकते हैं, और ये इंटरसेप्टेबल हैं। और इसे एक प्रोवोकेशन के तौर पे, एक बहाने के तौर पे भी देखा जा सकता है। पर असल बात यह है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि यदि ईरान पे कोई फौजी कार्रवाई होती है तो ईरान का भी हाल लिबिया जैसा ना हो जाए, जिसका कोई परिणाम भी ना निकले, और जो ऑयल रिसोर्सेज हैं ईरान की, वो पूरी वर्ल्ड को डिनाई हो जाए, जिसकी वजह से फिर प्राइसेस ऑफ ऑयल बिल्कुल ही आसमान का स्तर छुएंगी, और पूरी वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी का एक कारण बनेगा। तो अमेरिका ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है वो ये युद्ध को टालेगा, नेगोशिएशंस करेगा, क्योंकि अमेरिका पे बाकी मुल्कों का भी प्रेशर है जो ईरान से ऑयल खरीदना चाहते हैं। और ईरान के सब्स्टिट्यूट के लिए यूएसए ने वर्ल्ड को बोला कि आप वेनेजुएला से खरीदें, और ईरान को अपना ऑयल सप्लायर के तौर पे अब उससे तेल ना लें। तो देखिए, अमेरिका ने एक विकल्प तो ऑफर कर दिया वेनेजुएला के तौर पे, पर वेनेजुएला में कोई भी अभी ऑयल रिग अभी तैयार नहीं है। उन्हें बनाने में काफी वक्त लगता है। इस पे रिफाइनरीज चाहिए, रिफाइनरीज का सेटअप भी पेंडिंग है। लिमिटेड रिफाइनरीज हैं जो कि इतना ज्यादा प्योर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स नहीं कर पाएगा वर्ल्ड की डिमांड को सप्लाई करने के लिए। इट विल टेक फ्यू ईयर्स। तो देखें, इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही दुनिया पे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अब असली सवाल यह होता है कि अगर अमेरिका युद्ध पे चला जाता है तो उसका मेन कारण ये डिले क्यों कर रहे हैं? जो 400 केजी का अनअकाउंटेड फॉर एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका कोई अता पता नहीं है। आईएईए ने भी ये सवाल उठाए, और आईएईए ने भी ऑब्जर्वेशन में बताया है कि जो 400 केजी का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो जायज सी बात है कि ये यूरेनियम को एज डर्टी बॉम्ब्स बना दिया गया है, और जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। और जितना वो अपने आप को डिले कर रहा है, तो हम ये समझें कि जब तक वो अपने आप को डिले कर रहा है तब तक जो इनकी खुफिया दस्ते हैं, इक्विपमेंट हैं, जो इनके आदमी या जासूस लगे हुए ऑन ग्राउंड, और टेक्नोलॉजी जो इन्होंने लगाई हुई है, ये इनकी मिसाइल साइलोस को ज्यादा से ज्यादा डिटेक्शन में अभी बिजी हैं। ये ज्यादा से ज्यादा मिसाइल साइलोस को डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा यकीन मान रहे हैं, क्योंकि वो ही एक डिटरेंट है जो कि ईरान का जो एक थ्रेशोल्ड जो पंच होगा, इकट्ठा जो ये अटैक लॉन्च करेंगे, उसको थामने के लिए इंटेलिजेंस का पूरा होमवर्क किया जा रहा है। आईएसआर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के इक्विपमेंट से लैस ड्रोन दिन रात ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं। इंसानी मूवमेंट पूरी देखी जा रही है, मॉनिटर की जा रही है। उनके रेगिस्तानों पे नजर रखी जा रही है। आइसोलेटेड लोकेशंस जहां पे गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं इक्का दुक्का, उस पे भी पूरी नजर रखी हुई है। और ये नजर आज की नहीं रखी, ये नजर कम से कम 15 साल से रखी हुई है इन्होंने।
तो हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका वॉज टेकन बाय सरप्राइज, बट जो सरप्राइज होगा अमेरिका वो होगा जो, मतलब खुदा ना खास्ता अगर चाइना ने डोंग फेंग सीरीज की मिसाइल्स इन्हें दे दी हैं, वो सुपरसोनिक है, उनको नहीं रोका जा सकता। तो किसी चीज पे भी अगर वो इसका निशाना लगाएंगे, जाहिर सी बात है वो इनकी नेवल शिप हो या फिर कोई टैक्टिकल लोकेशन हो या फिर कोई मिलिट्री एसेट्स हो, उस पे नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आसपास बिखरे पड़े हैं अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, उनको मतलब टूटा फूटा हुआ दिखाया गया है, जैसे ईरान ने उन्हें तबाह कर दिया हो। तो हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान ऐसे पोस्टर्स अपनी राजधानी में लगा रहा है, तेहरान में। वो उससे क्या संदेश देना चाहता है? क्या ये सिर्फ अपने लोगों को उत्साहित रखने के लिए, खुश रखने के लिए ऐसा कर रहा है, या फिर इसके जरिए कोई संदेश भी देना चाहता है वो? देखिए, किसी भी मुल्क में जब युद्ध के बादल मंडराते हों तो ये एक नरेटिव बिल्डिंग होता है। ये अपनी आवाम को एक हौसला देने वाली बात होती है कि आप घबराएं ना और हम दुश्मन के हौसले पस्त कर देंगे और उन्हें नष्टो नाबूद कर देंगे। तो ये एक प्रोपोगेंडा मशीनरी होती है आईआरजीसी के जरिए, जो कि ये पूरे अपनी आवाम में एक मैसेज देना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है ये संदेश जो खुफिया जो एजेंट्स हैं, मैं एजेंसीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर उनको भी एक संदेश दिया जा रहा है कि आप जो मर्जी कर लें उसका अंजाम यही होगा कि ये जंग अमेरिका हारेगा। पर मैं आपको एक बात बताऊं वैभव जी। ईरान के पास इलाजमी कुछ ना कुछ वेपन सिस्टम है जिसके भरोसे वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका को कन्फ्रंट करने से नहीं रुक रहा। वो लगातार अमेरिका को कन्फ्रंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 101% ईरान के पास डर्टी बॉम्ब्स भी हैं और ईरान के पास उसको दुश्मन के इलाके में पहुंचाने का जरिया भी उसके पास अवेलेबल है और असला बारूद भी है। और देखिए ये मेजर लड़ाई साहब, के इससे जुड़े लिए हुए मेरे कई सारे सवाल भी हैं, उनके जवाब लूंगा मैं, लेकिन सर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ देवनाथ सर भी काफी देर से जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप तो अब तर्कश के स्थायी सदस्य बन गए हैं। पहला सवाल तो मेरा है कि कल वाली घटना को लेकर आपका क्या कहना है, जो अरब सागर में हुई है, ड्रोन गिराया गया है ईरान का। और दूसरा सवाल मेरा जुड़ा हुआ है सिरोही सर जिसके बारे में बात कर रहे थे, परसों यानी 6 फरवरी को जो बैठक होने वाली है अमेरिका और ईरान के बीच में, उस बैठक को लेकर आपका क्या मानना है कि क्या उसमें सुलह समझौता कुछ हो सकता है दोनों के बीच में? जी हाँ, वैभव भाई, जहां तक इस ड्रोन की बात है, देखिए किसी भी युद्ध में जब युद्ध के पहले तैयारियां होती हैं तो दुश्मन की खोज खबर टोह की ली जाती है। तो वह टोह समुंदर के ऊपर लेने के लिए ड्रोन एक बहुत बेहतरीन जरिया है। दुनिया के सारे देश ही किसी तरह के ड्रोन का, किसी तरह के यूएवी का, या कई बार एक फाइटर एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च करके इस तरह की टोह लेते हैं। उद्देश्य ये है कि दुश्मन का पानी का जहाज कहाँ पर है, एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ पर है, दुश्मन के जो बाकी इस कैरियर टास्क ग्रुप में जो बाकी फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो ये एक आम तरीका होता है युद्ध के पहले, या जब भी युद्ध का आशंका हो उसके पहले दुश्मन की लोकेशन और दुश्मन की टैक्टिक्स, क्योंकि दुश्मन मैनोवर कर रहा है समुद्र में, उसकी भांप लेने का। ये एक आक्रामक होस्टाइल युद्ध शुरू करने की शुरुआत नहीं है, क्योंकि टोही ड्रोन में कोई वॉरहेड नहीं होता है। टोही ड्रोन में कोई हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड नहीं होता। टोही ड्रोन में बस एक समझिए सर्विलेंस कैमरा होगा, रिसीवर होगा, ट्रांसमीटर होगा, और वो जो जो चीजें देख रहा है अपने दाएं बाएं, अपने नीचे, अपने सामने, उसको एक लाइव लिंक से वो ईरान में अपने कमांड सेंटर में भेज रहा है। अमेरिका ने इसको शूट डाउन किया, वो भी F-35 से। ये थोड़ा टेक्निकली चैलेंजिंग सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि आमतौर पे एक ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए अमेरिका के पास काफी सारे सिस्टम्स हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, वल्कन गन है, फेलिंग्स सिस्टम है। अमेरिका के पास जमीन से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइलें हैं, छोटी रेंज वाली, मीडियम रेंज वाली, लंबी रेंज वाली।
उसका इस्तेमाल करके एक F-35 का इस्तेमाल किया, ये तो कुछ ऐसा बात हो गया कि जहां ताकत का 1 किलो प्रदर्शन। के हथौड़े से ताकत का प्रदर्शन नहीं। वैभव, मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि उनके कमांड एंड कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग चेन में भी गैप है। ताकत क्या, F-35 की ताकत सभी जानते हैं, खासतौर से ईरान जानता ही है, क्योंकि ईरान के खिलाफ F-35 का इस्तेमाल तो हमेशा से ही होता रहा है। एक सिस्टम होता है चेन, जिसके थ्रू अगर दुश्मन का ड्रोन आता है तो आप असाइन करते हो टारगेट को। जो कमांडर है वो असाइन करता है कि इसको कौन एंगेज करेगा, किस हथियार से एंगेज करेगा। मैं इसका टेक्निकल सिग्निफिकेंस बताता हूं। अगर दुश्मन इस तरह से बड़ी तादाद में ड्रोन लॉन्च करता है, ईरान, इसका मतलब अगर समझिए एक साथ 50 या 100 ड्रोन लॉन्च करता है, तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या 12 या 24 F-35 है, सबको स्क्रैम्बल कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी ही बात हो गई जैसे कि जहां 1 किलो के हैमर से काम हो जाए, आप वहां 10 किलो का हथौड़ा भेज रहे हैं। तो ये नॉन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो बात होने जा रही है ओमान में, अमेरिका बहुत उत्सुकता दिखा रहा है, इसीलिए अमेरिका फिलहाल कोई एग्रेसिव कदम नहीं लेगा जब तक ओमान में बातचीत जो है शुरू होकर फेल ना हो जाए, तब तक अमेरिका आप कोई ऐसा क्यों हमला कह रहे हैं नहीं। सर कि फेल ना हो जाए? हाँ, अमेरिका, जाहिर बात है, ईरान को भी इसी चीज की आशंका है कि बातचीत जब ओमान में होगी तो ईरान के विदेश मंत्री ने बता ही दिया कि हमें बराबर का दर्जा दो तभी हम बात करेंगे। अमेरिका की हमेशा आदत रही है कि जब वो बातचीत करता है तो अपने को बड़े भैया और दूसरे पक्ष को छोटा भैया मानता है। वो कहते हैं ना, कनपटी पे बंदूक पकड़कर फिर बात करवाना। अगर जिसके की चांस ज्यादा ही हैं, अगर ये बातचीत सही दिशा में ना जाए अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, तो फिर अमेरिका हमले कर सकता है। हमने पिछले साल भी देखा, पिछले साल का जो जून का हमला हुआ था उसके थोड़े दिन पहले ही बातचीत हो रहा था, अमेरिका सारी इशारा दे रहा था कि शायद बातचीत सफल दिशा में जा रही है, और उसके बीच में अचानक ईरान के आसमान में इजरायली एयरफोर्स और देवनाथ सर, अमेरिकन बॉम्बर। मैं कई सारे विदेश मामलों के जानकारों को सुन रहा था, उनका कहना था कि अमेरिका की ये भी एक रणनीति होती है, वो सबके सामने दिखाता है या सामने वाले को ही दिखाता है कि देखो मैं बातचीत करना चाहता हूं, पर्दे के पीछे उसकी रणनीतियां बन रही होती हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका अभी टाइम ले रहा हो, वो समय ले रहा हो अपनी रणनीति बनाने में और बातचीत का ढोंग रच रहा हो? हाँ वैभव, अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अभी है कि वो ये युद्ध क्यों कर रहा है, वो उनके सामने साफ नहीं है। देखिए, 14, 15, 16 जनवरी तक अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि युद्ध लड़ेगा अमेरिका, यानी आसमान से बम गिराएगा अमेरिका और इजराइल मिलकर। तो फिर ईरान के अंदर जो अंदरूनी रस्साकशी चल रही थी, लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पे थे, आग लगा रहे थे, गाड़ियों को आग लगा रहे थे, सरकारी प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा, शायद सीआईए और मोसाद ने भी थोड़ी गलत इनपुट दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि बस अब ये राष्ट्रपति पेजेशकिन के घर में घुसने वाले हैं और आयतुल्लाह खुमानी के पैलेस में घुसने वाले हैं, और जैसे घुस जाएंगे तो जैसे बांग्लादेश में हुआ, कई दूसरे देशों में हुआ, आयतुल्लाह खुमानी देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे, रशिया भाग जाएंगे। वो हुआ नहीं। जब सत्ता पलट नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो फिर अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान पर 100 या 200 बॉम्ब गिरा के वो हासिल क्या करेगा। देखिए, पिछले बार तो 12 दिन तक जंग चली, 12 दिन तक इजराइल की एयरफोर्स ने बॉम्ब्स गिराए, कोई फायदा नहीं हुआ। नुकसान जमीन, ठीक है, यहाँ बड़ा गड्ढा हो गया, वहां बड़ा गड्ढा हो गया, यहाँ एक आध मिसाइल के लॉन्चर खराब हो, डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन कैटास्ट्रोफिक, यानी ईरान खत्म हो गया, ईरान हार गया, ईरान ने दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस बार अमेरिका खुद ही क्लियर नहीं है कि वो चाहता क्या है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं एम क्या है, उसका मकसद क्या है। अब अमेरिका का मकसद क्लियर नहीं है, इसीलिए वो हमला नहीं कर रहे। ईरान बहुत बड़ा देश है, बाय द वे, बहुत ही बड़ा, जितना बड़ा उत्तर भारत है उतना बड़ा है। और ईरान पर आप 200 बॉम्ब गिरा दीजिए, 400 बॉम्ब गिरा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ईरान हारने वाला नहीं। नुकसान
बेतहाशा नुकसान हो सकता है जमीन पर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को। लेकिन ठीक है, आयतुल्लाह खमानी जहां पर हैं वहां पर हैं। अगर खोमानी को कुछ हो जाता है तो उनकी पूरी नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, पूरी चेन तैयार है वहां पर। अमेरिका सोच रहा था शुरुआती दौर में कि शायद वेनेजुएला में जैसे उन्होंने एक कमांडो रेड किया, डेल्टा फोर्स चली गई, रैम्बो एक्शन किया और मदुरई को हाईजैक करके ले गए, वह तरकीब ईरान में काम नहीं आएगी। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि वेनेजुएला में उनकी वाइस प्रेसिडेंट, उनके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स जो हैं पहले से ही खरीद लिए गए थे। बिल्कुल उन्होंने सर। पहले और से ही अमेरिका को हम कह दिया लगातार था इस कि बारे में बात भी कर रहे हैं कि ईरान को वेनेजुएला नहीं समझा जाना चाहिए। देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगा, दहिया जी के पास चलते हैं। दहिया जी, 6 फरवरी को जो बैठक होने वाली है, उस बैठक को लेकर आपको कितनी संभावना नजर आ रही है, सफलता या असफलता की? वैभव जी देखिए, पहली बात तो ये कह पाना मुश्किल है कि कितनी सफल होगी कितनी असफल होगी। हम तो सिर्फ आकलन लगा सकते हैं। जो मेरा आकलन है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी सब्सटैंशियल बात होने वाली है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, यूएस इज ट्राइंग टू बाय टाइम, कि वो अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और जहां तक बात ये रहती है कि जंग होगी या नहीं होगी, उसमें भी दो पर्सपेक्टिव है। मैं दोनों आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर यूएस ईरान पे इस टाइम पे अटैक कर देता है तो बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हो सकती हैं। कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बहुत सारे ये ड्रोन्स हैं जो वो इसराइल पे और यूएस के आसपास के बेसिस पे छोड़ सकता है। और यूएस के जो उस एरिया में अलाइज भी हैं, जिसे हम ईस्ट एशिया कहते हैं, सॉरी वेस्ट एशिया कहते हैं, और यूएस उसे मिडिल ईस्ट कहता है, तो उन पे बहुत ही नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। और साथ ही साथ जो उनके वहां पे जितने भी एलाइड नेशंस हैं यूएस के, उधर भी एक टर्मोइल शुरू हो सकता है। पहली बात ये, अगर यूएस इस समय पे युद्ध नहीं करता है तो इजराइल और उनके जो आसपास के बाकी अलाइज हैं, उनका ये मानना है मेरी समझ में कि इसके बाद ईरान और ज्यादा पावरफुल होके निकलेगा। क्योंकि देखिए, आपने इतनी टर्मोइल वाली सिचुएशन वहां पे डोमेस्टिकली कर दी, आपने इतने सैंक्शंस लगा दिए, उनको इकोनॉमिकली वीक कर दिया, आपने कुछ दिन पहले उन पे अटैक भी किया, सारा सब कुछ, आपने एक सिविल वॉर की सिचुएशन भी क्रिएट करी। और फिर भी अगर आप ईरानियन रिजीम को, जो मुल्ला रिजीम जिसे पॉपुलर उसमें कहा जाता है, अगर आप उसको अभी भी नहीं गिरा पाए, तो वो और स्ट्रांग होगी। वो अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन का और ज्यादा स्टॉक पाइलिंग करेंगे, और इसके बाद इस रेजिम को गिरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूएस की अटैक करने की या फिर कोई इंटरनल टर्मोइल करने की, तो यूएस और इजराइल के पास ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ, अगर वो सही से नहीं किया गया तो वो बैकफायर भी कर सकती है। तो इजराइल के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा जब पहले इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, तो आयरन डोम बहुत ज्यादा काम नहीं आया। बहुत सारी जो मिसाइल्स थी, बहुत सारे जो ड्रोन्स थे ईरान के, वो आयरन डोम को भी साध पाए थे, और कई जगह जाके वो गिरे थे। यहां तक कि जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं इसराइल की, उनके हेडक्वार्टर्स पे भी मिसाइल अटैक हो गया था। तो ये उनके लिए भी बड़े खतरे की घंटी है कि अगर ईरान के पास जो करीब कहते हैं कि 2000 से 3000 इस तरीके की मिसाइल्स हैं, तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं उससे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.